आज का हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये चैप्टर अलग अलग प्रकार के राइटरों की बुक में अलग अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है। आपको अगर इस चैप्टर को मैच करना है तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से इसको मैच कीजिए कि क्या यह आपके कोर्स में है या नहीं। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी का प्रबंध। कार्यशील पूंजी क्या होती है यानी वर्किंग कैपिटल क्या होता है। यूं तो साधारण शब्दों में कार्यशील पूंजी का मतलब होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटी को घटा देते हैं तो जितनी रकम बचती है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोफेसर्स ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। किसी ने एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी को ही कह दिया ये वर्किंग कैपिटल है, किसी ने कहा सिर्फ करंट एसेट्स ही वर्किंग कैपिटल है। तो अलग अलग प्रकार से लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। तो आइए इसके पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं कि डिफिनेशन में क्या कहा गया है, आखिर वर्किंग कैपिटल का डिफिनेशन सही मायने में है क्या। सबसे पहले हम उनकी डिफिनेशन पढ़ेंगे जिनका नाम है मीड बेकर एंड मेलॉट। मीड बेकर एंड मेलॉट इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले हम डिफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। देखो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट कम से कम बीकॉम, एमबीए, बीबीए और सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए तमाम क्लासेज में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर जिस चैप्टर को आप स्टार्ट कीजिए उसकी थ्योरेटिकल थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी आप उसके बारे में एक्सप्लेन जरूर कीजिए। तो अब हम यहां पर बताना चाहेंगे कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। सबसे पहली डिफिनेशन जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है, इसको डिफाइन किया है मीड बेकर एंड मेलॉट ने। अब इनका यहां पर देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है वर्किंग कैपिटल मीन्स, वर्किंग कैपिटल मीन्स, इन्होंने कहा कि वर्किंग कैपिटल का मतलब है सिर्फ करंट एसेट्स। अब यहां पर ध्यान देंगे, वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स। और ये बात किसने कही है, ये कही है मीड। ध्यान से देखेंगे, आपको ये याद भी रहना चाहिए कि ये परिभाषा किसने कही है या डिफाइन किसने करा है, मेलॉट। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स। इनका मानना है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब यानी कार्यशील पूंजी का मतलब होता है चालू संपत्तियां। इसी सीरीज में दूसरी डिफिनेशन जे.एस. मिल की है। इन्होंने कहा है द सम ऑफ द करंट एसेट्स इज द working capital of a business, is the working capital of a business। इनका मानना है, बात वही सेम टू सेम है, ऊपर वाली ही बात इन्होंने भी कही है जे.एस. मिल ने। इनका मानना है कि जो करंट एसेट्स का टोटल होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, उसी को ही हम कहते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल। और एक डिफिनेशन हम और एक्सप्लेन कर देते हैं थर्ड नंबर पे, थोड़ा सा 3 डिफिनेशन हो जाएगी, बहुत है। इसको आप ध्यान से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और इसको आप याद भी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी डिफिनेशन है जेस्टनबर्ग की। जेस्टनबर्ग ने क्या कहा है, इनका मानना है इट हैज ऑर्डिनरली बीन डिफाइंड एज
as the excess of current assets over current liabilities. इनका मानना है कि करेंट एसेट्स से, यानी जो करंट एसेट्स है, ये करंट लायबिलिटीज पर जितना फालतू है वही वर्किंग कैपिटल है। यानी कुल मिलाकर के आपने यहां पर डेफिनेशन पढ़ लिया है। अभी अभी आपने वर्किंग कैपिटल के डेफिनेशन को अलग अलग प्रकार के राइटरों के द्वारा दी गई डेफिनेशंस के द्वारा समझा है, यानी उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको समझा है। यह जानना बड़ा जरूरी होता है कि वर्किंग कैपिटल आखिर आता कहाँ से है, वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज क्या होते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या है, किन जगहों से वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, आखिर ये कौन कौन से साधन है जहां से वर्किंग कैपिटल एक बिजनेस के अंदर आता है। तो आइए इसके बारे में 10, 12, 15 हेडिंग है, उसको भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वर्किंग कैपिटल का प्रबंध होता कहां से है। बिजनेस हमेशा चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है और ये कहां से आ सकती है, इसके सोर्सेज क्या हैं। सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हम बात करेंगे, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल का, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का सोर्स क्या हो सकता है। सबसे पहला सोर्स है इशू ऑफ शेयर्स, यानी हम शेयरों को इशू करके, यानी शेयर्स का अंशों को, इशू ऑफ शेयर्स यानी शेयर्स को इशू करके हमारे पास कैश आता है। कैश ही करंट एसेट्स का रूप होता है। इशू ऑफ शेयर में हम प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, किसी भी प्रकार का शेयर इशू कर सकते हैं। दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर्स, यहां से भी पैसा हमारे पास आएगा क्योंकि हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो वहां से हमारे पास कैश जरूर मिलेगा और उस कैश ही हमारे लिए करंट एसेट्स का साधन बन जाता है। दूसरा है रिटेन प्रॉफिट, कभी बिजनेस अगर चल रहा होता है, ऑलरेडी रनिंग में होता है, तो वह भी हमारे लिए, वहां पर जो पैसा हमारे पास कमाया जाता है प्रॉफिट का हिस्सा, उसको हम रिटेन प्रॉफिट कहते हैं। जो रखा होता है उसको हम बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट और ये जमा किया हुआ पैसा कैश के रूप में होता है, तो इसको हम करंट एसेट्स कहते हैं। चौथा साधन है रिजर्व्स। रिजर्व का मतलब क्या होता है, ये रिजर्व्स जो होते हैं संचितियों को बोलते हैं। जो हमारे पास प्रॉफिट का हिस्सा अगर हम रिजर्व के रूप में रख लेते हैं तो वह पैसा हमारे लिए करंट एसेट्स का काम करता है। इसके बाद अगला साधन है सेल ऑफ यूजलेस एसेट्स, जहां से भी पैसा आएगा वहां से हमारे लिए करंट एसेट्स जनरेट हो जाएगा। सेल ऑफ यूजलेस एसेट्स का मतलब होता है बेकार की संपत्तियों को, अगर फालतू पड़ी होती हैं उनको अगर हम बेच देते हैं और वह हमारे लिए यूजलेस होती है तो वह हमारे लिए कैश का काम करती है क्योंकि उसको बेच के हमारे पास पैसा आ जाता है। छठा है रिटायरिंग करंट लायबिलिटीज बिलो बुक वैल्यूज। रिटायरिंग करंट लायबिलिटीज बिलो बुक वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो करंट लायबिलिटी होती है, मान लीजिए करंट लायबिलिटी हमारे पास 40,000 का है, अब हमने उसका निपटारा 30,000 में कर दिया, तो यहां पर हमारी करंट लायबिलिटी 10,000 की बचत में आ गई है। इसका मतलब हमें 10,000 का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, यानी वह एक ऐसा साधन हो गया हमारे बिजनेस का जिससे हमें बहुत ज्यादा, तो कुछ ज्यादा नहीं तो थोड़ा फायदा जरूर मिला है, क्योंकि यह वर्किंग कैपिटल को अनायास ही बढ़ाता है। इससे हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ जाता है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स
लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का मतलब होता है लंबे समय तक के लिए लिए गए लोन। जो हम लेते हैं लोन, या बिजनेस में जब लोन लिया जाता है तो उसका इस्तेमाल कैश के रूप में ही प्राप्त होता है लोन, और वह लोन कैश के रूप में जब प्राप्त होता है उससे हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। ये हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज थे, यानी ऐसे पेमेंट, ऐसी रकम जो हमारे लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल करने के काम आते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म सोर्सेज के बारे में। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स है, कुछ इसके इंटरनल सोर्सेज भी हैं, यानी जो कंपनी के खुद के अपने बलबूते, अपने ही दम पर वर्किंग कैपिटल को पैदा करते हैं। उत्पन्न किया हुआ जो प्रॉफिट होता है, जो अमाउंट होता है, जो कैश जनरेट किया जाता है, उसको हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है डेप्रिसिएशन फंड का। डेप्रिसिएशन फंड का मतलब क्या होता है? जब कंपनियों को फिक्स एसेट्स खरीदना होता है उसके लिए डेप्रिसिएशन फंड में कुछ पैसा रखा जाता है। जब तक इस धन का प्रयोग संपत्तियों को खरीदने के लिए नहीं किया जाता है तब तक यह पैसा बचा होता है और वर्किंग कैपिटल का काम करता है। इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। 9 नंबर पर जो पॉइंट्स है ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। इसका मतलब होता है कंपनियों को जब टैक्स चुकाना होता है तो टैक्स चुकाने के लिए कैश के रूप में पैसा रखना होता है, लेकिन ये पैसा एकदम से कैश टैक्स के रूप में चुकाया नहीं जाता है, और ये कैश जब जमा रहता है तब तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि उस अवधि तक इसको भुगतान न कर दिया जाए। यानी यह भी वर्किंग कैपिटल के लिए यूजफुल होता है और वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में सैलरी हुआ, रेंट हुआ और इसमें वेजेज हुआ, इस प्रकार के जो खर्चे होते, जो बकाया होते हैं, जिनका पेमेंट एक निश्चित समय में कर देना चाहिए, परंतु जब ये बकाया होते हैं तो हम इसके लिए पैसा रखे रहते हैं परंतु इनका पेमेंट नहीं करते हैं। तो यह पेमेंट जो नहीं किया जाता है उस वक्त के लिए यह पैसा ऑलरेडी कंपनी में वर्किंग कैपिटल का काम करता है। इसके अलावा भी और भी वर्किंग कैपिटल के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट। इसका मतलब होता है जो संस्थाएं होती हैं इस प्रकार के साधन का प्रयोग करती हैं। इसमें जो सप्लायर होते हैं जिनसे उधार माल हम खरीदते हैं उनका पेमेंट कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। जैसे मान लो हमने किसी से उधार माल खरीदा, उसको हमने 2 महीने का टाइम दे दिया, अब हम उस माल को बेच करके पैसा बनाएंगे, पैसा हमारे पास रहेगा, उसका हम इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल के रूप में कर लेंगे, जबकि उसको पेमेंट हम 2 महीने बाद करेंगे। इस प्रकार के हिसाब से भी वर्किंग कैपिटल जनरेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्रेडिट पेपर्स। क्रेडिट पेपर्स के द्वारा भी वर्किंग कैपिटल जनरेट होता है। क्रेडिट पेपर्स के अंदर क्या आता है? इसके अंदर बिल्स आते हैं, ट्रेड बिल, प्रोमिजरी नोट्स जो होते हैं। एक तो इसमें आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र, आपने नाम सुना होगा। इस प्रकार की चीजें हमारे वर्किंग कैपिटल का काम करती हैं। इसमें क्या होता है कि हमने किसी को बिल एक्सेप्ट कर लिया है 2 महीने बाद भुगतान करने का, तो जब तक हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये हमारे लिए वर्किंग कैपिटल का काम करेगा। अगला पॉइंट है इसका बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट का मतलब होता है बैंकों से साख। बहुत सारे व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं, बिलों की कटौती वगैरह भी करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी वर्किंग कैपिटल देते हैं। इस प्रकार से बिजनेसमैन को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा प्राप्त हो जाता है और वह बैंकों की वजह से प्राप्त होता है। ऐसे सिचुएशन में यह वर्किंग कैपिटल का काम करता है, क्योंकि जो चीजें बिजनेस में कैश के रूप में कहीं से भी प्राप्त हो रही है वह वर्किंग कैपिटल का तुरंत काम करने लग जाएगी। इसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट। ये पब्लिक डिपॉजिट्स जो होता है
यह भी जनता से स्वीकार किया हुआ कैश के रूप में पैसा होता है, जो मीडियम टर्म की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए कंपनियां पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ये ग्राहकों से पैसा मिलता है जो एडवांस के रूप में, उसको भी वर्किंग कैपिटल के रूप में कंपनियां इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी कोई मोबाइल लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन मोबाइल का हल्ला मचा दिया कंपनी ने कि फलाना जो है वर्जन आने वाला है मोबाइल का, ये सीरीज आने वाली है, उसमें ये फीचर्स हैं, और इसको बुकिंग करवाने की एडवांस में बुकिंग होने लगती है और कस्टमरों से पैसा कंपनी में जाने लगता है। इस प्रकार से जब एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स पेमेंट आता है तो वह कंपनी के लिए एक प्रकार से वर्किंग कैपिटल का काम करने लगता है। अभी अभी आपने देख लिया कि वर्किंग कैपिटल का प्रबंध कहां से होता है, यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल किन जगहों से होने की संभावना होती है। अब वर्किंग कैपिटल के न्यूमेरिकल फॉर्म को, न्यूमेरिकल पोर्शन को समझने के लिए वर्किंग कैपिटल का एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में क्या करंट एसेट्स होती है, क्या करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये तो पता लग गया है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटाने के बाद ही वर्किंग कैपिटल प्राप्त होता है। अब वो वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटाने के बाद प्राप्त होता है, तो वह करंट एसेट्स है क्या क्या चीज, उसमें क्या चीजें शामिल हैं। तो आइए उसको स्टेप बाय स्टेप हम उसको एक फॉर्मेट के द्वारा समझते हैं कि आखिर यह स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाया कैसे जाएगा। तो चलिए कॉपी और पेन के सहारे से इसको हम समझेंगे और आप भी अंत तक देखिएगा। इस भाग में हम जानेंगे कि वर्किंग कैपिटल किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, यानी यह है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को जान जाएं। तो करंट एसेट्स में क्या चीज सबसे पहले नंबर पे आता है? सबसे पहले नंबर पे आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यह एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से ही हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरे नंबर पर आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि चालू कार्य। चालू कार्य में 3 पार्ट है, एक तो रॉ मटेरियल्स है, दूसरा वेजेज यानी लेबर है, तीसरा ओवरहेड है। ये तीनों मिलकर के बनते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये फॉर्मेट आपको याद रखना होगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चौथे नंबर पर आता है डेटर्स या रिसेबल्स। इनको रिसेबल भी बोलते हैं, कोई कोई जो राइटर है अपनी किताब में रिसेबल के नाम से भी लिखा हुआ है। इसके बाद है एडवांस पेमेंट्स। छठे नंबर की करंट एसेट्स है कैश बैलेंस। इनका जब हम टोटल करेंगे तो इसका नाम होगा टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स यहां लिख देंगे टोटल करंट एसेट्स। इसके बाद यहां पर नंबर आता है करंट लायबिलिटीज का। जिन खर्चों में समय दिया होगा वे खर्चे करंट लायबिलिटीज के लिए माने जाएंगे। जैसे क्रेडिटर्स, वे सप्लायर जिनसे उधार माल खरीदा जाता है, उनको हम यहां टोटल करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। वेजेज एंड ओवरहेड्स में भी अगर टाइम दिया जाएगा 2 महीने, 4 महीने, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह का, तो वो भी हमारे लिए करंट लायबिलिटीज का काम करेंगे। यहां लिखेंगे टोटल करंट लायबिलिटीज यानी टोटल सीए।
टोटल CL करंट लायबिलिटीज, ये हमारे पास इसका टोटल हो गया। यहां आता है वर्किंग कैपिटल। CA माइनस CL यानी करंट एसेट्स में से इसमें से इसको घटाएंगे तो वर्किंग कैपिटल प्राप्त होगा। कभी कभी वर्किंग कैपिटल के अलावा भी रिजर्व फॉर कंटिंजेंसीज के नाम से भी पैसा कंपनियों के द्वारा रिजर्व के रूप में रख लिया जाता है। यह पैसा आकस्मिक काल के लिए होता है, यानी इसको अकस्मात अगर अचानक किसी प्रकार की आफत अगर कंपनी में आती है उसकी पूर्ति के लिए इसको रखा जाता है। वर्किंग कैपिटल में रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी को जोड़ने के बाद टोटल नेट वर्किंग कैपिटल प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपने पूरा फॉर्मेट पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया है। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे और एक एक पॉइंट आपको न्यूमेरिकल पोर्शन यानी कि जो प्रॉब्लम होंगी न्यूमेरिक टाइप में उसको हम बुक से अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को आपके सामने लाकर सॉल्व करेंगे। अलग अलग प्रकार के राइटर्स की बुक होती है। अगर आपके पास किसी भी राइटर की बुक है तो आप पढ़ने के तौर तरीके और चैप्टर को ध्यान से समझेंगे तो आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। हमारे पास जो बुक्स होगी वह केजी पब्लिकेशन की होगी, उसके द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। आपके पास जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम, जो भी राइटर मौजूद होंगे आप उसी से ही समझिए और उसको किस प्रकार सॉल्व किया गया है उसको भी आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा।